हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर। मित्रों, पोटेंशियोमीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेट मेजर करता है। अब बात आती है, जब हमारे पास वोल्ट मीटर है तो पोटेंशियोमीटर की नीड क्यों है? मित्रों, वोल्ट मीटर 100% एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता, लेकिन पोटेंशियोमीटर क्या है, ये नल डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी वोल्ट मीटर से बहुत अच्छी है। इसलिए हम जो है पोटेंशियोमीटर को वोल्ट मीटर के प्लेस पे प्रीफर करते हैं फॉर एक्यूरेट रीडिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर की 3 एप्लीकेशन और डिस्कस करेंगे। पहली एप्लीकेशन, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। सेकेंड, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। और थर्ड वन हम डिस्कस करेंगे, डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। आइए देखिए मेरे साथ प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, मित्रों, ये मेरे पास एक वायर है, ध्यान दीजिए प्लीज। ए बी एक वायर, और ये वायर कैसा है? यूनिफॉर्म वायर है। यूनिफॉर्म से क्या सेंस है? इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हर पॉइंट पे सेम है। अगर इस वायर में मैं करंट पास कराऊं, जैसे ये बैटरी सिस्टम लगा दिया, रियोस्टेट, अकॉर्डिंग टू फिगर मैंने बैटरी की रियोस्टेट इस वायर के एंड से कनेक्ट कर दिया। अब एक बार बहुत ध्यान से सुनिए, अगर इस वायर में मैं कांस्टेंट करंट पास करूं, आई कैसे पास करना है? कांस्टेंट। और वायर का नेचर कैसा है? यूनिफॉर्म वायर है। यूनिफॉर्म का सेंस, इस वायर के हर पॉइंट पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है? कांस्टेंट है। उस कंडीशन में एक वोल्ट मीटर लिया, आइडियल वोल्ट मीटर, यहां पे एक मैंने जॉकी ली। जॉकी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वायर के ऊपर टच करते हैं, मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट है। ये आप कह सकते हैं ये कनेक्शन सेट करता है यहां पे, लाइक मार्कर, इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इसकी जो बनेज है बहुत ही शार्प होती है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, अगर वायर में कांस्टेंट करंट पास हो रही है और वायर कैसा है? यूनिफॉर्म है, then the potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion. एक बार लिख देते हैं इसे, when the constant current passed in the uniform wire, then the potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion. मित्रों, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है? मान लीजिए V, पोर्शन की लेंथ कितनी है? L, that is V is directly proportional to L। यहां से इसे प्रोपोर्शनल साइन को हटा दूं तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा? KL। इस K को मैं कहता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस पोटेंशियल ड्रॉप per unit length of the wire is called potential gradient। एक बार प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, एक बार मैं पुनः बोल देता हूं। When a constant current passed in a uniform wire, then the potential drop across any portion of the wire is directly proportional to length of that portion, means V is directly proportional to L। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है,
वायर का एरिया कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट, उसमें करंट कैसी पास होनी चाहिए, कांस्टेंट। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो उस कंडीशन में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो यहां से क्या बताया था मैंने, V इक्वल टू क्या आ रहा था, KL। K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट और K को मैं कह सकता हूं B अपॉन L। मान लीजिए इस पूरे वायर की बात करें, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर AB कितना मालूम है, इसे कह देता हूं जी VAB है। देन K इक्वल टू क्या होगा, आप ऐसे कह सकते हैं BAB अपॉन LAB। जितना वायर की लेंथ ले रहे हैं वहां तक का ही आपको पोटेंशियल ड्रॉप लेना है। मींस आप यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K इक्वल टू क्या होगा, B अक्रॉस AJ अपॉन L AJ। लेंथ कहां से कहां तक की ली, A से J तक की। पोटेंशियल ड्रॉप भी कहां तक का लिया, A से लेकर के J तक का। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप मींस, पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर मीटर। आपकी समझ में आया होगा ये। इसका प्रूफ देखिए, इसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये सही बात है। आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या कहता है जी, V इक्वल टू होता है IR। अब R की वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए। I इज कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, एरिया इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट, तीनों फिगर कांस्टेंट हो गए, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया क्या। हेंस अगर वायर का एरिया कांस्टेंट है, उसमें करंट कांस्टेंट है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोर्शन ऑफ द वायर इज डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। इसका मैं ग्राफ खींचूं, लेंथ ऑफ द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस पर बेस्ड एक एप्लीकेशंस लेते हैं। जैसे मैंने 3 एप्लीकेशन बताई थी, उनमें से पहली एप्लीकेशन बात कर रहे हैं, टू मेजर द EMF ऑफ द सेल। फर्स्ट एप्लीकेशन, टू मेजर द EMF ऑफ द सेल। हम पोटेंशियोमीटर से सेल के EMF को कैसे मेजर कर सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है इसमें CBSE में। मान के चलिए दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर AB। मित्रों इसमें मैंने एक बैटरी की, रियोस्टेट, ये सब अरेंज कर दिया, तो इससे क्या हुआ, इस वायर में कांस्टेंट करंट पास होने लगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब मुझे जिस सेल के EMF को फाइंड करना है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉइंट A से कनेक्ट कर दिया, और नेगेटिव टर्मिनल को मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, और गैल्वेनोमीटर का जो सेकेंड एंड है उसको मैंने जॉकी से कनेक्ट कर दिया। दिस इज द जॉकी। अब प्लीज ध्यान दीजिए, मैंने जॉकी से कनेक्ट करने के बाद जॉकी को, जैसे मेरे पास दिस इज द जॉकी, मैंने पॉइंट A पर जॉकी को टच किया, देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है, फिर मैंने और आगे टच करता गया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, जैसे ही मैं J पॉइंट पे पहुंचता हूं देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, फिर मैं आगे बढ़ा, गैल्वेनोमीटर अगेन शोज डिफ्लेक्शन, लेकिन आपको जैसे ही J पॉइंट पे पहुंच रहे हैं क्या मिल रहा है, डिफ्लेक्शन 0 मिल रहा है, नल डिफ्लेक्शन है। ऐसा क्यों हुआ, इसका एक कारण है कि सेल का जो EMF है
पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट जे तक के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो गया। मींस पोटेंशियल डिफरेंस रहा ही नहीं इन दोनों के बीच में, तो करंट जो है इसमें फ्लो ही नहीं करेगा। भाई करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, ए पॉइंट से लेकर के जे पॉइंट तक के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो सेल के ईएमएफ के बराबर हो गया। मींस फॉर नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट जे पे नल डिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एजे बराबर होगा ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर ऐसा नहीं है तो इस पॉइंट पे कभी भी डिफ्लेक्शन जीरो नहीं होगा। तो मैं बात कर रहा था पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एजे। मान लीजिए ए से लेकर के जे तक की लेंथ कितनी है, एल है। लेट एजे बराबर क्या है, एल, एंड के क्या है, के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दी वायर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एजे कितना होगा, वी एजे बराबर होगा के एल के। ये हमें प्रिंसिपल से पता चल गया था। तो इस दैट्स वाई के एल बराबर किसके आ गया, ई के आ गया। हेंस ईएमएफ ऑफ द सेल, हेंस ईएमएफ ऑफ द सेल, ई बराबर क्या आ गया जी, के एल आ गया। इस तरह से हम सेल के ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और एक बार सही से देखिए तो 100% आपकी समझ में आ सकता है। इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे पहले, जब आगे बढ़ेंगे। हटा दे। मित्रों एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है। एक पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है। इस वायर की जो लेंथ है वो 10 मीटर लेकर के चल रहा हूं। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। अब मैंने क्या किया, एक बैटरी ड्राइवर सेल लिया जिसका 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, की लगा दी और एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर जिसकी वैल्यू 80 ओम है। अब यहां पे एक सेल लिया, गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी, और 6 मीटर की लेंथ पे आकर के डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा है यहां पे। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। क्वेश्चन कहता है गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट जे वेयर एजे इक्वल टू 6 मीटर, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। मित्रों ध्यान देने की बात है, यहां पर डिफ्लेक्शन जीरो है। इसका मतलब क्या है, ए से लेकर के जे तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके बराबर है, ई के बराबर है। दैट्स वाई ई इक्वल टू क्या हो गया, के एल हो गया। एल की वैल्यू पता है मुझे, लेकिन के की वैल्यू के बारे में आइडिया नहीं है। अब देखिए के की वैल्यू मुझे कैसे निकालनी है। के बराबर क्या बताया था मैंने, बी ए बी अपॉन एल ए बी, अभी डिस्कस किया है जस्ट। V इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से आई आर ए बी अपॉन एल ए बी। अब बात आती है आई कैसे निकालें। यहां पे आई का मतलब कैसे है, इस आई कौन दे रहा है, ये ड्राइवर सेल देता है। तो आई निकालने के लिए क्या होता है, आई इक्वल टू हो गया ड्राइवर सेल का पोटेंशियल 10 10 वाई टोटल रेजिस्टेंस 80 ये है, बायर एवी का रेजिस्टेंस कितना था 20, 80 प्लस 20 टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो आई की वैल्यू 10 अपॉन 100 मींस 1 अपॉन 10 एम्पियर। आई कितना आ गया, 1 अपॉन 10 एम्पियर। तो के की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो के कितना आएगा 1/10
आर ए बी कितना है 20, एल कितना है 10, तो कितना आ गया 20/100 मीन्स 0.2 आ गया। तो के कितना निकल के आया था 0.2 वोल्ट पर मीटर, ये के की वैल्यू आ गई। तो ई निकालना है, तो ई इक्वल टू क्या होगा 0.2 और एल की वैल्यू कितनी थी 6 मीन्स कितना हो गया 1.2 वोल्ट। इस तरह से हम सेल के ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी हो गया क्या? एक और क्वेश्चन चाहो तो देख सकते हैं। देख एक क्वेश्चन और लेते हैं, सीबीएसई में कई बार पूछा गया है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात है। ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है, थोड़ा दिमाग ओपन करके रखिए। ये एक ड्राइवर सेल की और एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने यहां पे एक सेल लिया मैंने जिसका ये मैं पी है, गैल्वेमीटर लिया और डिफ्लेक्शन जे पॉइंट पे 0 मिल रहा है, मींस एट पॉइंट जे देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन दी गैल्वेमीटर। ये ऐसा क्वेश्चन में कहा। अब क्वेश्चन मेरा कहता है इस आर को मैं बढ़ा दूं, आर को इंक्रीज कर दूं, तो डिफ्लेक्शन ए की तरफ शिफ्ट होगा कि वी की तरफ शिफ्ट होगा? एक बार क्वेश्चन सुनिए। इफ द रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज देन डिफ्लेक्शन शिफ्ट टुवर्ड ए और टुवर्ड बी, ये हमें बताना है। डिफ्लेक्शन किस साइड शिफ्ट होगा? देखिए डायग्राम की तरफ। अब आप देखें, हम और आप दोनों जानते हैं सेल का ईएमएफ E इक्वल टू होता है के। मान लीजिए यहां से यहां तक की लेंथ L थी। अब के की जो वैल्यू है अभी हम डिस्कस कर रहे थे, के बराबर क्या होता है VAB अपॉन LAB, LAB इंटू L। ध्यान दें V इक्वल टू IR, IRAB L अपॉन LAB। L ये वाला कौन सा है, यहां से आप डिस्टेंस ये आ गया जी। तो देखें एक बार, एक और देखिए, ऐसे एक को भी यहीं पे छोड़ देते हैं। के बराबर मैं क्या बता रहा हूं BAB अपॉन LAB, और BAB को मैं कहता हूं IRAB अपॉन LAB। RAB कांस्टेंट है, LAB कांस्टेंट है। इस वायर का रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, लेंथ फिक्स्ड है, लेकिन मैंने क्या किया R को बढ़ाया, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया सर्किट का। रेजिस्टेंस बढ़ने से मान लीजिए R को इंक्रीज किया आपने, तो इसका मतलब क्या है I डिक्रीज होगा। R बढ़ाने से I क्या हो गया कम हो गया। ये दोनों वैल्यू फिक्स्ड है, I कम हो गया तो K की वैल्यू क्या हो गई डिक्रीज हो गई। क्या K क्या हो गया डिक्रीज कर गया। अब आप देखें यहां पे ये जो फिगर है ईएमएफ बराबर क्या होता है E इक्वल टू KL होता है। E कांस्टेंट है मित्रों, E क्या होता है कांस्टेंट। K आपने क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया। तो ये कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू कम हो गई तो L को बढ़ाना पड़ेगा। तो हेंस L क्या होगा L विल इंक्रीज। जब L इंक्रीज होगा तो मतलब क्या होगा डिफ्लेक्शन B की तरफ शिफ्ट होगा। हेंस डिफ्लेक्ट मतलब पॉइंट J शिफ्ट टुवर्ड V। तो J क्या होगा J शिफ्ट टुवर्ड्स V, ये आंसर आ गया। ऐसे ही अगर मैं R की वैल्यू को कम करता, R कम करता तो I क्या होता इंक्रीज करता, K इंक्रीज कर जाता, K इंक्रीज करता तो L को मुझे क्या करना पड़ता
कम करना पड़ता, तो इसका मतलब क्या होगा, डिफ्लेक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स ए। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेल के ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हुई। सेकंड एप्लीकेशन देखिए मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगातार 3 नंबर में आती रहती है। तो इसका हमारे यहाँ प्रैक्टिकल भी है लैब में और आपके एक सिलेबस में भी है। सेकंड एप्लीकेशन है कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। देखिए हम दो सेल्स के ईएमएफ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, डायग्राम समझना है, बाकी आप काम आसान है। ये पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, और अपर सर्किट में कोई चेंज नहीं करना, ड्राइवर सेल की रियोस्टेट मींस हमें कांस्टेंट करंट पास करानी है इसमें। वायर ए बी हो गया। जिन दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना है उनके पॉजिटिव टर्मिनल्स को पॉइंट ए से कनेक्ट कर दीजिए, नेगेटिव टर्मिनल्स को एक टू वे की आती है उससे कनेक्ट करना है। टू वे की इस टाइप की होती है, आप लैब में देखेंगे इसमें 3 कनेक्शन स्क्रू होते हैं, 1 2 3, ये वाले 1 2 3। तो यहां पे ऐसे 1 कह दूं, इधर 2 और ये 3, तो इसको 1 से कनेक्ट कर दीजिए, इसको 3 से कनेक्ट कर दीजिए। 2 से क्या किया आपने, गैल्वमीटर कनेक्ट कर दिया, और गैल्वमीटर से जॉकी कनेक्ट कर दिया। दिस इज द जॉकी। अब आप ध्यान दीजिए, इस सेल का ईएमएफ मान लीजिए E1 है और इसका E2 है। सर्किट क्लियर हो गया। दो सेल्स के ईएमएफ के लिए हमें इस टाइप का सर्किट अरेंजमेंट कर लिया हमने। मित्रों जब मैं 1 और 2 के बीच में प्लग इंसर्ट करता हूं, ये क्या बताया था मैंने, की है ये 1 2 3 1 2 3, मैंने यहां पे प्लग इंसर्ट कर दिया ये, तो सेल जिसका ईएमएफ E1 है सर्किट में आ गया, और सेल जो ईएमएफ जिसका E2 है अभी सर्किट से बाहर है, ये अभी सर्किट से बाहर है, ओपन है, और ये क्लोज्ड सर्किट में आ गया। तो मैंने क्या बताया, इफ प्लग इंसर्ट इन द गैप 1 and 2 द सेल ऑफ ईएमएफ E1 इज इन सर्किट। जब ये सर्किट में आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं बैलेंस पॉइंट भी मिलेगा, और मान लीजिए पॉइंट जे पे इसका बैलेंस पॉइंट मिल गया। ए से लेकर के जे तक की लेंथ कितनी बताई है मैंने, L1। तो इसके लिए क्या होगा, तो मैं बात करूं फॉर सेल ऑफ ईएमएफ E1, फिगर में देख रहे हैं बैलेंस पॉइंट कहां मिला है, जे पे, एट द डिस्टेंस L1। तो इसका मीनिंग क्या होगा, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, मींस E1 इक्वल टू क्या होगा, KL1। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या किया आपने, प्लग यहां से हटाया, यहां पे इंसर्ट कर दिया, फिर सेल E2 सर्किट में आ गया, E1 सर्किट से बाहर हो गया। सपोज कीजिए बैलेंस पॉइंट कहां मिला आपको, J' पे मिला, एट द डिस्टेंस L2 फ्रॉम A, फॉर सेल E2 ऑफ ईएमएफ E2, बैलेंस पॉइंट कहां मिल रहा है, J' पे, एट द डिस्टेंस L2 फ्रॉम A। तो इसका मीनिंग क्या होगा, E2 बराबर क्या आ जाएगा, KL2 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो E1 अपॉन E2 बराबर क्या आ जाएगा, L1 अपॉन L2। इस तरह से हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आ गया। इसमें बस क्या किया था हमने, दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट किया,
नेगेटिव टर्मिनल्स को टू वे की से कनेक्ट किया। एक बार सर्किट में सेल E1 को लेके आए, दूसरी बार सर्किट में सेल E2 को लेके आए, और दोनों सेल्स के लिए अलग अलग बैलेंस पॉइंट को हमने फाइंड आउट किया। फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है बहुत सही से। E इक्वल टू क्या होता है KL, तो E1 इक्वल टू KL1, E2 इक्वल टू KL2 मिला, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आ गया। तो सेकंड एप्लीकेशन हो गई, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसे भी हटा देते हैं। अब एक थर्ड एप्लीकेशन और देखिए मित्रों, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है ये भी, न्यूमेरिकल इस पे भी आते रहते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय द पोटेंशियोमीटर। हम सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को पोटेंशियोमीटर से कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये टॉपिक है मेरा। देखिए कोई नई चीज नहीं बता रहा, अब आपको डिफाइन है चीजें। ये पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, अपर सर्किट को मैंने ऐसे ही कनेक्ट किया, वायर में कांस्टेंट करंट पास होने लगी। अब देखिए, जिस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉइंट ए से कनेक्ट कर दीजिए, नेगेटिव टर्मिनल को गैलमीटर के साथ, गैलमीटर का दूसरा एंड जॉकी के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अभी यहां तक है। अब क्या करना है, इसमें एक मतलब एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दीजिए टर्मिनल्स के साथ, रेजिस्टेंस बॉक्स, नॉन रेजिस्टेंस की, इस की का नाम दे दीजिए K2, K1 और ये K2। ध्यान दीजिए, सर्किट को देखिए एक बार। अभी K2 क्या है, ओपन है, मींस इस वाले सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी करंट पास नहीं हो रहा। हमने और आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, जब सेल से करंट ड्रॉन नहीं होता है तो उस टाइम पे जो सेल की प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ईएमएफ कहते हैं। एक बार दोबारा सुनिए, व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल then the potential difference across the terminal of the cell is called EMF। तो अभी K2 is open, इसका मीनिंग क्या है, इस सर्किट में करंट ड्रॉन नहीं हो रहा है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF कहलाएगा। इस कंडीशन में मान लीजिए बैलेंस पॉइंट J पे मिल रहा है और J तक की जो लेंथ है वो L1 है। तो हम और आपने पढ़ रखा है, एक बार देखें, इफ K2 is open, K2 is open and balance point is found at point J at the distance L1 from A, मीन्स A से L1 डिस्टेंस पे बैलेंस पॉइंट फाउंड हो रहा है। कौन सी कंडीशन में, जब K2 इज ओपन, तो ये EMF काउंट होगा, तो डेट्स वाई E इक्वल टू क्या आ गया, KL1 आ गया, पहला पॉइंट आ गया। अब देखिए, मैंने इस K2 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इफ K2 इज क्लोज्ड, इफ K2 इज क्लोज्ड, K2 क्लोज्ड हुई, इसका मतलब इसमें करंट ड्रॉन होने लगा। अब ये E नहीं रहा, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, B में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में। अब मान लीजिए बैलेंस पॉइंट कहां पे मिला, J डैश पे मिला, और J डैश की लेंथ कितनी है जी, ऐसे L2 है। तो मित्रों बैलेंस पॉइंट J डैश पे मिल रहा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या आ जाएगा, KL2 आ जाएगा। इक्वेशन 2 आ गया जी। तो या इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो E बाई V इक्वल टू क्या आ गया,
L1/L2, ये एक रिलेशन मिल गया हमें यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से। सपोज कीजिए इस जो रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स, उसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट। ये तो हमने और आपने फॉर्मूला पढ़ा था सेल्स के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है E/V -1 इंटू कैपिटल R। ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो E/V की वैल्यू क्या आ गई, L1/L2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, L1/L2 -1 इंटू कैपिटल R। इस तरह से हम सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने 3-4 चीज़ों को डिस्कस किया है। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेकंड मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, थर्ड कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, एंड फोर्थ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का मेजरमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।